जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। क्विज मास्टर पार्ट ऑफ एग्जामपुर। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये क्लास आपकी यूपी जीके की है। ठीक है, इसमें जीके एंड जीएस दोनों के क्वेश्चंस होंगे और आज यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि 4 बजे लाइव आना है। ठीक है, तो ये जो जीके वाली क्लास है इसमें आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि जो जीके आती है एग्जाम में वो किस टाइप की जीके आती है। ठीक है, जीके जो आती है एग्जाम में वो किस प्रकार की जीके आती है, जिसकी वजह से आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और आपका कितनी तैयारी है कि नहीं, वो लाइव टेस्ट में भी आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। इसमें जीके के क्वेश्चंस, यूपी जीके के क्वेश्चंस कितने आते हैं, साइंस के कितने आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को। आज इस क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, बिकॉज किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं गया है। सो गाइस प्लीज़ शेयर दिस क्लास। ठीक है, प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और आपके सभी साथियों को पता चल जाए। आप लोग सभी साथियों को बुला लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो ये रासायनिक नाम मैं करवा भी दूंगा। अच्छा, आप कहेंगे सर कुछ कि सर पहला और दूसरा, तो पहले और दूसरे में क्या था, करंट अफेयर था और करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन वो हो चुके हैं, मतलब वो क्वेश्चन दोबारा तो पूछे नहीं जाएंगे, तो उनको कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से 3 का बताएंगे, मतलब क्या है सही उत्तर। फॉलिक एसिड एक बच्चे का आंसर आया है। चलिए, एक बच्चा डी बता रहा है फॉलिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 3। पूर्णिमा बी बता रही हैं बायोटिन। कल्पना शुक्ला बिल्कुल बताएंगे। सही उत्तर क्या आएगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। एक बच्चा ए बताओ, विटामिन B7 का रासायनिक नाम आप लोग गलत बता रहे हो। विटामिन B7 का आप लोग रासायनिक नाम गलत बता रहे हो। पहले क्वेश्चन में गलत कर दोगे क्या? जिनका पहला हो जाता है वो दूसरा बताएं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, जल्दी से बताइए सभी लोग, सही उत्तर क्या आएगा। बहुत ज़्यादा गलत बात है ये। बताओ, इतना सरल आपको नहीं पता। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। 3 का बी उत्तर सही आएगा। ठीक है, क्या है सही उत्तर, बायोटिन। याद रखेंगे सभी लोग, बायोटिन इसे रासायनिक नाम इसका कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग बिल्कुल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला देख लो, C10H16N2O3S। ये आपका फार्मूला है। क्या है, ये आपका फार्मूला है, देख लीजिए, C10H16 और N2O3S। अगला है हॉकी दिग्गज मेजर ध्यान, हाँ चलिए, ये हॉकी के दिग्गज थे मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 बायोटिन। बिल्कुल, बायोटिन बताने वाले बच्चों का उत्तर सही था और सभी बच्चे उसका डी बता रहे थे, यानी कि फॉलिक एसिड बता रहे, वो गलत है। इसका फार्मूला भी याद रख लेना, C10H16N2O3S। ठीक है, ये फार्मूला है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या आएगा। तो 4 का सही उत्तर आएगा डी, इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद, यानी आपका वो प्रयागराज, कहाँ पर, इलाहाबाद। ठीक है, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन है। चलिए, आज तो क्वेश्चन थोड़े ठीक आ रहे हैं, कल तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन थे, मतलब बहुत बेकार क्वेश्चन पूछे थे इन लोगों ने। बताइए सही उत्तर कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। 5 का सही उत्तर क्या आएगा, डी उत्तर सही आएगा, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। जल्दी बताएंगे सभी लोग, सही उत्तर इसका क्या आएगा। सभी लोग बताइए सही उत्तर क्या आएगा। और आज इस क्लास को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आज यूट्यूब नहीं भेज रहा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए आज इस क्लासेस को, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे प्लीज़। दोस्तों देखो, आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके हम पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए लगातार मेहनत की जाती है। तो वैसे रोज़ तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ आज मैं कह रहा हूँ, तो प्लीज़ आज अपना प्यार जरूर दिखाना।
ये एक तरीके से आप लोगों का ऐसा समझो कि स्वार्थीपन नहीं होगा कि हाँ कुछ आप लोग भी कर रहे हो, ठीक है। वरना आप लोगों के लिए तो लगातार मेहनत करके क्लासेस करी जा रही हैं। तो बिल्कुल सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का सही उत्तर क्या आएगा? ए आएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या आएगा? ए आएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश को किस शहर के पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता था? जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या फिर कन्नौज, ठीक है। प्रांजल मिश्रा बहुत ही जल्द आएंगी यूपी पुलिस की वैकेंसी से, परेशान मत होइए, ठीक है। प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या आएगा? डी आएगा, कन्नौज। 7 का सही उत्तर क्या आएगा? डी उत्तर से आएगा, कन्नौज सही उत्तर आएगा, ठीक है। कन्नौज क्या आएगा? सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या आएगा? डी। कन्नौज को पूर्व का ग्रास यानी कि ग्रेस कहा जाता है, जिसका अर्थ है इत्र का शहर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बनता है? इत्र बनता है। इत्र का अर्थ क्या है? इत्र का शहर, सबसे ज़्यादा इत्र बनता है, यहाँ पे इत्र पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर यानी कि ड्रैगन कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर यानी कि ड्रैगन कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या आएगा? डी, भूटान को क्या कहा जाता है? भूटान को लैंड ऑफ थंडर यानी कि ड्रैगन कहा जाता है। हिमालय की घाटियों के माध्यम से घूमने वाले तूफान जो होते हैं, इनके कारण भूटान का जो थंडर यानी कि ड्रैगन का भूमि से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हितेश राज जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही, शानदार आंसर आपका। चलिए, भूटान हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में काजुओ इशिगुरो क्या है? वर्ष 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला? किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ये मिला था साहित्य में। साहित्य में इनको किसे मिला था? काजुओ इशिगुरो को मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? क्या पूछते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? सी, शेरी रहमान। 10 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? सी उत्तर सही आ जाएगा, शेरी रहमान, याद रखेंगे सभी लोग। अगला है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ कौन सी तकनीक है? सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है बताइए? भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी बच्चा? क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सही उत्तर इसका क्या आएगा? सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रह्मोस, ठीक है। 11 का सही उत्तर अच्छा क्या आ जाएगा? सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, बहुत शानदार। सभी लोगों ने लगभग इसका सही उत्तर दिया है। प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर करिए। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि आज आप लोगों को इस क्लास की आवश्यकता है, सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। जल्दी से 100+ लेकर जाएँ। आपको पता है नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, वरना मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है। और आप लोग सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि कर भला हो तो हो भला, जब आप दूसरे के बारे में सोचते हो तभी आपका भला होता है। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो मोटिवेशन भी आता है अच्छा, और अच्छा भी लगता है पढ़ाने में। आप यहाँ पे किसके साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हो? कम से कम 100, 200, 10,000, 1,000 ऐसे बच्चे होते हैं, तो आप उनके साथ यहीं पे कॉम्पिटिशन कर लेते हो कि आपका कितना स्कोर है इन बच्चों से आगे। एटलीस्ट जो लोग रोज़ क्लास में आते हैं वो लोग तो करिए। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? तो क्वेश्चन 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2। कितनी चलती हैं? 2 चलती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 पार सीमा ट्रेन चलाई जाती हैं। इसमें पहली थौर एक्सप्रेस है, जो जोधपुर और कराची वायु मुनावा खोखरा पर मतलब बाढ़ तक जाती है, या 1965 से चलाई जा रही है। कब से? ये 1965 से चला जा रही है, याद रखिएगा। कब से चलाई जा रही है? 1965 से। इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है थौर एक्सप्रेस, ठीक है।
दूसरी है समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली लाहौर लाइन पर अटारी बाघा बॉर्डर तक जाती है। ठीक है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। और इस समय एक चीज़ और याद रखिए, दो चलती हैं लेकिन वर्तमान में क्या है आपकी, मतलब इस समय ये ट्रेनों को, दोनों ट्रेनों को पहले से ही मतलब बंद कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आया था और ये अगर आ जाए आगे तो ये ट्रेनें क्या हो चुकी हैं, दोनों बंद हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और बताइए कि सही उत्तर इसका क्या हो सकता है। जूही सिंह बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे आपका। देवेंद्र बहुत बहुत वेलकम है आपका। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, लॉर्ड वेलेजली। क्या होगा? क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में शुरू की गई थी। अगला है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? 16 का सही उत्तर क्या रहेगा? बंदा बहादुर। याद रखेंगे, इनको आप जानते होंगे। 16 का सही उत्तर क्या रहेगा? बी हो जाएगा, बंदा बहादुर। बिल्कुल, 16 का बी बताने वाले सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही। अगला है पाकिस्तान नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम किसके द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, तो क्वेश्चन में 17 का सही उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली का जन्म एक मुस्लिम जो है परिवार से मतलब हुआ था लगभग। ठीक है, तो इन्हें क्या था, इन्होंने क्या है, पाकिस्तान नाम दिए जाने का श्रेय दिया जाता है क्योंकि इन्होंने अलग मुस्लिम देश के लिए पाकिस्तान नाम का मतलब इन्होंने गढ़ा था। ठीक है, चौधरी रहमत अली, सी उत्तर सही होगा। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बताएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में हम लोग आज शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन बता पाता है क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर। कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग, नरसंहार, रोलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन? अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? विद डेट बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताएंगे सभी लोग। तो देखो, जलियांवाला बाग नरसंहार, इसके चलते जो है इन्होंने क्या था, इनको क्या मिली थी, नाइटहुड की उपाधि जो थी इन्होंने छोड़ दी थी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश भर में ब्रिटिश शासन की क्या हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। इस हत्याकांड के विरोध जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इसको उन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था। बिल्कुल, 13 अप्रैल 1919 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। अगला है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में बच्चा? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है या फिर ओडिशा यानी उड़ीसा होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या आएगा? 19 का सही उत्तर होगा आपका सी, महाराष्ट्र। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख जो है नदी है या प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम पश्चिम घाट के जो है पहाड़ी महाराष्ट्र से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है आपकी अन्य प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी है। जो प्रायद्वीप नदी होती हैं तो अलग प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी है। तो सही उत्तर 19 का क्या आएगा? सी उत्तर सही आएगा, महाराष्ट्र। बिल्कुल सही बच्चा आपका, बिल्कुल सही। जो लोग महाराष्ट्र बता रहे हैं उन सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डल झील है, लोकटक है या फिर चिल्का है या फिर वूलर झील है? भारत की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी।
तो 20 का सही उत्तर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, वूलर झील। क्या आ जाएगा, वूलर झील। वूलर झील जो है आपकी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, जो स्थित कहाँ पर है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य की बांडी, कौन से, बांडीपोरा जिले में स्थित है, बांडीपोरा जिले में ये स्थित है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला है भारतीय संविधान, देखो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस संविधान द्वारा प्रभावित की गई, तो किस देश के संविधान द्वारा ये प्रभावित की गई, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो होगा डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या होगा, डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का बताएंगे सही उत्तर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, बस 20 बच्चों की और कमी, बच्चा प्लीज शेयर कर दीजिए, 100 प्लस तो हो ही जाएंगे आपके, ऐसा ही। चलिए बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा वो डी उत्तर सही आएगा, 2009। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या आएगा, डी उत्तर सही होगा, 2009। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2009। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक देने और किसके साथ एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की, उज्जैन, समीला, भरतपुर या फिर जोधपुर। जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन के साथ, समीला के साथ, भरतपुर या फिर जोधपुर में जो है खगोलीय वेधशाला स्थापित की, मतलब किस जगह पे की थी इन्होंने, ये आपको बताना है, किस जगह पे इन्होंने वेधशाला स्थापित की थी। प्लीज एक बार क्लास को शेयर करिएगा सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, उज्जैन। 23 का सही उत्तर क्या आएगा, ए होगा, उज्जैन। उज्जैन में महाराजा जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, ये क्या थे, आमेर कछवाहा वंश के शासक थे। इन्होंने काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा एवं जयपुर में वेधशालाओं का निर्माण कराया। याद रखिए कहाँ कहाँ कराया इन्होंने, सिर्फ ये उज्जैन में नहीं कराया, इन्होंने काशी में भी कराया, ठीक है, दिल्ली में भी कराया, मथुरा में कराया। तो इतनी जगह पे इन्होंने दिल्ली, काशी, दिल्ली, मथुरा एवं जयपुर में वेद जो है आपका निर्माण कराया था। किसका, वेधशालाओं का इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसे ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ट्वेंटी फोर का सूत्र क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, खसरा और रुबेला। 24 का सूत्र क्या आ जाएगा बच्चा, ए उत्तर से आ जाएगा, खसरा और रुबेला। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, पुराना पेपर है क्या, बिल्कुल पुराने पेपर तो करवा रहा हूँ। 25 का सूत्र क्या हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। सी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 बताओ, निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 कौन कौन बता पा रहा है सही आंसर इसका। चलिए, 26 का बी आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल सही है, जूनागढ़।
26 का सही उत्तर क्या आएगा? बी आपका। सितंबर 1947 में जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इस राज्य की अधिकांश जनता हिंदू थी। ठीक है, चलिए सॉरी वो बफरिंग हो गई थी, कभी कभार नेटवर्क एरर छोटा मोटा हो जाता है, उसको आप मैनेज कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। अब ठीक हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार आप सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिए, अब ठीक हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या बच्चा? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश में क्या है? कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसंघ विधानमंडल नहीं है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसंघ विधानमंडल नहीं है? बताइएगा सभी लोग, सही उत्तर इसका क्या आएगा? द्विसंघ विधानमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी उत्तर सही आ जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। सभी लोग बताइए सही उत्तर इसका क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर जो है 29 कि भारत की संविधान सभा की संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? 29 का सही उत्तर क्या आ जाएगा? डी उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। बहुत शानदार बच्चों। संविधान सभा के संविधान के निर्माण संबंधित कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन हुआ था। इसमें जो है 8 बड़ी समितियां थीं। कितनी थी टोटल? 8 बहुत ही बड़ी समितियां थीं। ठीक है, पहली समिति संघ की समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगला है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राचीन गणित पुस्तक गणित, इसका नाम क्या था? गणित सार संग्रह, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महावीराचार्य। ठीक है, महावीराचार्य 9वीं शताब्दी के में जो प्रसिद्ध भारतीय थे। ठीक है, वो बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, भारतीय भी थे और गणितज्ञ, मतलब बहुत बड़े क्या थे? ज्योतिषवाद, मतलब ज्योतिषी थे एक तरीके से आप कह सकते हो, और ये बहुत ही बड़े क्या थे? गणितज्ञ भी थे। तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने गणित सार संग्रह ग्रंथ की रचना भी की है। अगला क्वेश्चन है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलायंसिंग इंडिया लिखी है? क्या नाम है इसका? अनलायंसिंग इंडिया। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलायंसिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत में 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा वीरप्पी मोइली ने लिखी है, जो कि बताता है कि भारत 25 से 30 सालों के अंदर एक महाशक्ति देश ये बन सकता है। ठीक है, पढ़िएगा, पुस्तक को खरीद कर परचेज करके देख लीजिएगा कि आखिर क्या है इस पुस्तक में ऐसा जिससे भारत महाशक्ति बन सकता है। आपको शायद कुछ ना कुछ वहाँ से आइडिया भी आपको कुछ लाइव को लेकर मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी का ट्रेन की शुरुआत की। दिसंबर 2016 में, तो कौन सी ट्रेन है जिसकी इन्होंने शुरुआत की? तो इसको इन्होंने गोरखपुर, भी तो सही क्या हो जाएगा? आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। हल्का फुल्का बफर हो रहा होगा, कोई बात नहीं, उसको मैनेज कर लेंगे अभी हम लोग, क्योंकि हल्का फुल्का इंटरनेट एरर आ जाता है कभी कभार। ठीक है,
और इस समय पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर कि वो नेटवर्क एरर होते ही जा रहे हैं फिर पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ही सही उत्तर हो गया। अब आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन। एक मिनट इस बफर को ख़त्म होने देते हैं। बिल्कुल ओके, अब ख़त्म हो चुका है। अब बताइए, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में मतलब स्थित है कहाँ पर, बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा फतेहपुर सीकरी। क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मतलब मैं कहते कहते थक गया, बट आप लोगों के कान पे जू तक ना रहेंगे, है ना। आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो मतलब नहीं, मतलब 100 तक तो छोड़ो यार, हटाओ, क्या कहना है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। ठीक है, चलिए तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद रखिएगा, कंचनजंगा क्या है? विश्व की तीसरी सबसे पर्वत ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर क्या आएगा? डी आएगा। यह सिक्किम के उत्तर प्रदेश भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चा? इसकी ऊंचाई कितनी है? याद रखिएगा आप लोग, मैं लिख देता हूँ, आज याद रखेंगे। 8586 यानी कि 8586। ठीक है, मतलब आपका कितना है? 8586 ऐसे याद रखिए, 8586 ऐसे याद रखना, याद रहेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई जो है इतनी है, कितनी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है। अगर जो लोग इंग्लिश में याद रख सकते हैं वो लोग इंग्लिश में याद कर लें। 8586, 8586, 8586 ऐसे गिनती करके याद रख लेना। और 34 का डी उत्तर सही आ जाएगा, माउंट कंचनजंगा। ठीक है बच्चा, माउंट कंचनजंगा। अब है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। और ये मैंने ये जो राजकीय पुष्प फूल वाला है ये कई बार पूछ लिया गया, मतलब एक बार नहीं, ये एग्जाम जो आपका हुआ उसमें कई बार पूछा गया। चलिए बच्चा बताओ सभी लोग, सही उत्तर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 35 का? तो 35 का जो सही उत्तर होगा वो डी आएगा। क्या आएगा? पलाश। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये कब से मनाया, मतलब कब से राजकीय पुष्प माना गया है उत्तर प्रदेश में, कब से माना गया? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, आप लोगों का 100 हो गया बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो क्लास खत्म होने पे आ गई ना, मतलब क्वेश्चन सब बच्चे नहीं, तब 100 हुए तो फायदा क्या है? वो बच्चों का वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे फिर, इसलिए कहा था पहले शेयर करते तो बच्चे पढ़ तो लेते कम से कम। चलिए कोई नहीं, पलाश, और इसे आप टेसू भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टेसू। तो अगर आपको कहीं पे टेसू लिखा हुआ दिख जाए तो वो भी सही होगा। तो 4 जनवरी 2011 से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। कब से? 4 जनवरी 2011 से इसको माना जाता है। याद रखेंगे सभी लोग, 4 जनवरी 2011 से। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है बच्चा? सभी लोग बताइए। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग मतलब पहली बार जुड़े हुए हैं। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो 36 बताओ, 36। ये जो जिगर लिखा हुआ है यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चा? ये यकृत होगा या लीवर आप बोल सकते हो उसे। क्या बोल सकते हो? यकृत या लीवर आप बोल सकते हो उसको आप। ठीक है, चलिए बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा वो क्या आएगा? 35 का सही उत्तर क्या आएगा? सॉरी 36। तो 36 का कोई बच्चा बी बता रहा है, कोई बच्चा डी बता रहा है और कोई बच्चा सी बता रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, यकृत यानी कि लीवर। क्या होगा? यकृत यानी कि आपका ये लीवर। ठीक है, समझिए, यकृत यानी कि आपका ये लीवर होगा। ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या आएगा? शरीर रचना
विज्ञान में पित्त जो होता है आपका पीले रंग का एक द्रव है जो कि पाचन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो यह मनुष्य के यकृत यानी आप इसे लीवर भी कह सकते हो, लीवर से बनता है, जो कि मानव शरीर के में यकृत द्वारा पित्त का सतत जो है उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा लीवर। अब इसका बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए क्या आएगा। इसके मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिए है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब किस वर्ष स्थापित किया गया था, कब यह मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा। अब ये स्थापित कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 37, इसका आप लोग बताइए बिना ऑप्शन के। अगर देखते हैं कौन किसी किसी बच्चे को पता है नहीं। चलिए बच्चा, तो कुछ किस बच्चों को पता है, नहीं पता, किसी किसी बच्चों को पता है, नहीं पता है, नहीं पता। चलिए बताता हूँ। अक्टूबर 1993 अक्टूबर 1993, याद रखिएगा अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधीन की गई थी। ठीक है, अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है, तो 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब, 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस बच्चों मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, इसीलिए मैंने इसके आपको नहीं दिए थे ऑप्शन ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। और ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फंगस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि आपका फंगस के कारण होता है। चलिए जल्दी से सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका फफूंद यानी फंगस के कारण होता है। तुंडिका शोथ यानी ट्रॉन्सिल, आपका पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, या फिर दाद। चलिए बताएंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 38 तो 38 का जो आपका सही उत्तर होगा वो डी आएगा। क्या होगा, फंगस। देखो डी क्या है, दाद जो है एक प्रकार का फंगल जो है संक्रमण है, जो कि त्वचा जो होती है आपकी, उसकी जो आपकी मतलब शरीर की त्वचा होती है उसकी बाहरी परत पर होता है। कहाँ पर, त्वचा की बाहरी परत पर होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए, तो ये आपके 38 क्वेश्चन थे, 38 के आपके पूरे हमने करा दिए। तो आप लोगों को अब आपको बताना है, भले आपको गिनना पड़े, लेकिन आज आप सभी बच्चों को बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने 38 में से कितने कर पाओ। 35 कर पाए हो, 33, 30, 20, 25, 15, जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे आपके कितने सही आए हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे इस चीज़ को बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों का स्कोर कैसा है और मुझे अब कैसे कैसी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछा जा रहा है, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए मैं ताकि स्टार्ट कर पाऊँ। चलिए, अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात कि 5 बजे आप लोगों के लिए, अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो 5 बजे क्या हुआ है आप लोगों के लिए, 5 बजे आप लोग लाइव आइएगा शाम को 5 बजे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें जीके एंड जीएस दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो कि रेलवे में आया था। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कि उसमें पेपर कैसा आया था और हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। रिपीटेड भी क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे होते हैं, तो हमारी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। सभी लोग 5 बजे लाइव आ जाना। किस समय बच्चा आओगे लाइव, प्रॉमिस करके जाओ सर, बिल्कुल 5 बजे लाइव मिलेंगे आपको। किस समय, 5 बजे आप लोग लाइव मिलेंगे। एक बार आप सभी लोग प्रॉमिस करके जाइएगा कि सर 5 बजे आपको लाइव मिलते हैं शाम को। ठीक है, शाम को 5 बजे, जब तक आपका समय है थोड़ा बहुत आप लोग टहल लीजिएगा, मतलब अपना खाना खा पी लीजिए जिन लोगों ने ना खा पे आओ, और अच्छे से आइएगा। 5 बजे हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा आज क्लास में, लोगों ने बस सपोर्ट जरूर किया करें, अपना पूरा प्यार जरूर दिखाया करें। ठीक है, बिल्कुल। चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर जो लोग पहली बार जुड़े वो लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। इस बार वर्दी की जंग, एग्जामपुर कोई मास्टर का संग। तो जाते जाते बस ये कहूँगा कि चैनल से अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।